में बराबर हुआ क्या? हम आज 50 साल से ज़्यादा बराबर होता तो आरक्षण नहीं मिलता, नहीं, खत्म हो जाता ना, कुछ नहीं मिलता, हमको नहीं चाहिए था। हो सकता है राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक हो कि आरक्षण देते रहो और दलितों का वोट लपेटते रहो, यादवों का वोट लेते रहो, ओबीसी और दलितों का वोट टारगेट करते हैं वो लोग। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मतलब अगर जिस पाटीदारों को भी आरक्षण चाहिए। अब कुछ दिन बाद कहीं ब्राह्मण ये कह देंगे, ब्राह्मणों को भी तो मोदी जी ने कह दिया उसमें भी आय के आधार पे। देखिए, मतलब वो कहने वाली बातें हैं, बट जब तक आरक्षण तभी खत्म होगा जब आपका जातिवाद खत्म होगा। ठीक है, जब तक जातिवाद है तब तक जाति की बातें चलती रहेंगी। जातिवाद कैसे खत्म होगा? जातिवाद ख़त्म नहीं हो सकता है, वो तो जातियों के आधार पे बनी है लोगों की, इस वजह से जाति तो ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आप तो युवा हैं। ख़त्म करने के लिए हम लोग को मिलजुल के काम करना पड़ेगा, साथ में रह करके। कोई एक उपाय जातिवाद कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए, पहला तो ये है कि जातिवाद और आरक्षण जो अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था उसमें लिखा था पिछड़ा वर्ग। ठीक है, पिछड़ा वर्ग में उन्होंने पिछड़ी जाति नहीं लिखा था। ठीक है, और इस पर डिबेट भी हुई थी काफ़ी। अब हुआ क्या कि पिछड़ा वर्ग को पहचाने कैसे, किसको बोले पिछड़ा वर्ग? तो हमारे राजनीतिज्ञों ने और हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया पिछड़ा वर्ग को पहचान करने के लिए। उनको सबसे आसान तरीका लगा कि जाति जो है वही वर्ग है। ठीक है, उन्होंने जाति को ही वर्ग बना दिया। अब किसी भी जाति में, अब हर जगह गांव में कोई जमींदार है, कोई चौधरी है, किसी कोई संपन्न है, कोई नहीं संपन्न है। ठीक है, तो आरक्षण मिला वर्ग के हिसाब से और लागू कर दिया गया जाति के हिसाब से। जाति पे बहस आरक्षण पे थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप ख़त्म कर लें। अब देखिए, ये तो भाई जिनको लाभार्थी हैं, एक दो लाइन में, हाँ, उनकी संतुष्टि आवश्यक है। ठीक है भाई, कि उनको लगे कि हम मजबूत हो गए हैं। आरक्षण का उद्देश्य यही था कि उनको मजबूत करना। अगर वो मजबूत नहीं हुए हैं तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका एक पक्ष ये हो रहा है कि भाई हम तो कहते हैं 100% आरक्षण आप करा दीजिए, 100% आरक्षण। हम तो इसके समर्थक हैं। सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, आर्थिक आधार पर। नहीं, आर्थिक आधार जो जिस तरह बना हो उसी तरह से लगा। ठीक है, जो व्यवस्थाएं हैं उसी व्यवस्था में 100% आरक्षण आप दे दीजिए। ठीक है, बस ये करिए कि जिनको आरक्षण मिल जाए वो ये तय करें कि भाई हमको कब तक आरक्षण हम सुधर जाएंगे। मतलब वो खुद तय कर लें हमको कितना समय लगेगा, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, वो तय कर लें कि हम कितने दिन में संबल हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, कि हमको आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो कि हमारे साथ बगल में बैठे हैं, इनका काफ़ी रोल है इस शो में, दलित विचारक भी हैं। तो कैसा अभी कितना उत्थान हुआ है दलितों का और कितना होना बाकी है? काफ़ी उत्थान हो गया है। जैसे अब भाई सर ने बोला कि जब आरक्षण ना लेने की बात पे, तो मतलब कि जो बच्चे मतलब आरक्षण लेके जो बड़े हो रहे हैं, वो जो बच्चा प्राइवेट सेक्टर में चला गया पढ़ने के लिए, उसको आरक्षण से मतलब ही नहीं है। ठीक है, जैसे उसने अपना 12th पास करके अपना इंटर कॉलेज किया, उसके बाद उसको आरक्षण से मतलब ही नहीं है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण की बात नहीं है और कोई मांग भी नहीं रहा है। हम भी नहीं मांग रहे, कोई नहीं मांग रहा प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, तो जैसे जैसे लोग वो अपना उद्धान होगा वैसे आरक्षण छोड़ देंगे। कई मतलब दलित ऐसे हैं जो आरक्षण नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, तो और अब बात हमारी शुरू हुई थी अमित शाह के बयान पे। ठीक है, उनका भाई सर का सही कहना कटाक्ष था वो, उनका पूरा डायलॉग नहीं सुना उन्होंने, पूरा स्पीच नहीं सुनी उन्होंने। मायावती समर्थन कर रही है, आप काशीराम को भी अपना मसीहा कह रहे थे, तो मायावती समर्थन करी तो कुछ सोच के ही कर रही होंगे ना। मायावती उतर गई है मतलब विरोध में, भयंकर तरीके से अम्बेडकर के समर्थन में और अमित शाह के विरोध में भयंकर हंगामा हो रहा है पूरे देश में। तो फिर आप तो मायावती के खिलाफ बयान दे रहे हैं? किसी खिलाफ नहीं बयान दे रहा, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो अमित शाह ने बोला उनका जो मन में था वो बोल दिया उन्होंने। ठीक है, अब उनके ऊपर है वो बात कैसे रखते हैं कि वो सफाई दे रहे हैं सब। ऐसा नहीं बीजेपी ने सफाई नहीं दी, बीजेपी ने सफाई दी है। ठीक है, अमित शाह मोदी जी ने भी मतलब ट्वीट करके सफाई दी, कैसी कोई बात नहीं है। जी, आपको नहीं लगता कि भाजपा जो है अंबेडकर के बयान को भटकाने के लिए कांग्रेस में हाथापाई, राहुल गांधी ने हाथापाई की, कांग्रेस अंबेडकर के लिए नहीं किया, वो नहीं किया, इस तरह का कुछ एजेंडा बना के चल रही है? अब अमित शाह जी के कहने पे जो हुआ है, जो राहुल जी ने किया काम,
तो कह सकते हैं कि इसके बाद ही वो सब कार्य हुआ। तो मुद्दे से भटकाने के लिए तो नहीं था ये? अब देखिए किसके मन में क्या कौन जानता है, ठीक है। अब हम लोग तो जो देख रहे हैं उसको समझ सकते हैं, और इतिहास में कोई एक घटना से इतिहास को नहीं आंका जा सकता है। एक क्रम होता है किसी को आंकने का, ठीक है। आप पिछले 50 सालों का क्रम देखिए, ठीक है, क्या क्रम रहा है। अंबेडकर के आने से लेके उसके उनकी पूरा जीवन देखिए आप। अंबेडकर ने अपनी किताब में मतलब क्या गांधी से उनकी बनती थी, क्या नेहरू से उनकी बनती थी, किससे उनकी बनती थी, ठीक है। उनके जीवन काल में, उनके जाने के बाद तो हर आदमी बोलेगा, सिर्फ बोलना है, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को भी पेटेंट भाजपा करा लिया, अब अम्बेडकर को पेटेंट कराने के चक्कर में है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक बना के वोट के नाम पे तो चमका ही ले रहे हैं गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेसी थे जबकि। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार गांधी को एक चिट्ठी लिखी। उनका एक माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ करके एक किताब है गांधी की। उस किताब में जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के खिलाफ सरदार पटेल ने गांधी को लिखा कि साहब आप ये क्या कर रहे हैं, ये कैसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है, ये भारतीय समाज इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा। उसी दिन से वल्लभ भाई पटेल और गांधी में अदावत हो गई, और इसी कारण से एक कांग्रेस की जो इंटरनल कमेटी की वोटिंग थी उसमें सरदार पटेल को ज़्यादा वोट, क्या 99% वोट मिलने के बाद, और नेहरू को सिर्फ 1 वोट मिलने के बाद भी नेहरू को कांग्रेस पार्टी का अगवा बना दिया गया। ये गांधी के कहने के हुआ। गांधी ऐसा क्यों किए, वो तो इतिहास का विषय है, उससे तो इतिहास ही से तो हम जाके अम्बेडकर के साथ ऐसा क्यों हुआ, या अम्बेडकर का समर्थक या विरोधी कौन रहा, ये तो इतिहास का ही विषय है। हाँ, हम दलित विचारक जी से बात करेंगे। आखिरी सवाल लेंगे कि युवाओं को क्या सलाह देंगे, लोगों को क्या सलाह देंगे अपने समझ? हम कोई कुछ नहीं होते सलाह देने वाले। एक तरह से हमारे चैनल के माध्यम से अपना आपका क्या मानना है? सबका अपना अपना विवेक है, सबका अपना विवेक से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। किसी की सुनी सुनाई बातें पे ना जाएं, ठीक है। अपना पक्ष रखें, अपना बात देखें, और जो आपका जो विवेक बोलता है उसके हिसाब से काम। आरक्षण का लाभ जो योग्य हैं उनको मिलना बंद हो जाए, आप मानते हैं? आप भी जो जिनको कमी है, जिनके पास पैसे नहीं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके साधन नहीं, उनको मिले, ठीक है। जिनके पास साधन है उनको फिर से ऑडिट हो उनकी उसका, और देखा जाए क्या है वो क्या अपने तरीके से बताएं। संतोष जी, आप क्या कहेंगे? जो लोग आरक्षण वाले आरक्षण ले रहे हैं, वो उनको आरक्षण मतलब कि वो भरपूर हो गए हैं, उसके बाद भी उसको लेना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं कभी भी। शो के रेपअप करने का टाइम है, आप क्या कहेंगे आखिरी में? ये बात जो अंतिम में कही गई है ना, ये सब सत्य है। एक ऐसा परिवार है आईएएस में जो उनके माताजी, पिताजी, पुत्र जी सभी लोग आईएएस हैं, और उनकी प्रॉपर्टी करोड़ों में है। और इस विषय पर विकास दिव्यकीर्ति जो आईएएस पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं, उन्होंने भी इस विषय पे वो उठाया, दृष्टि उन्होंने भी उठाया है। मेरे भी गुरु रहे हैं उन्होंने मुखर्जी नगर में। जी, उन्होंने इस विषय को कहा है, बड़े शानदार तरीके से विस्तार से बताया है कि कैसे वो लोग जो संपन्न हो चुके हैं आईएएस पीसीएस लाभ लेने के बाद, और एक खास वर्ग है दलितों में भी, सिर्फ वही इसका पूरा लाभ उठा पा रहा है, बाकी लोग नहीं उठा पा रहे हैं। एक प्रबुद्ध, उस दलितों में भी कुछ प्रबुद्ध वर्ग है, खाली वो प्रबुद्ध वर्ग ही इसका आरक्षण का लाभ ले पा रहा है। ये बेसिकली समग्र रूप से इक्वली दलितों में बटा हुआ नहीं है आरक्षण, एक बहुत ही कंसंट्रेटेड लोगों को लाभ मिल रहा है, और वो इसको अपने लाभ के लिए बनाए हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट रितेश बाजोरिया जी, दलित विचारक और यूथ के बारे में बहुत सोचते हैं संतोष जी। इन लोगों ने अपने अपने विचार को रखे। इन लोगों का ये निवेदन है कि अंबेडकर के नाम पे जो देश में चल रहा है ये सब ना हो, बंद किया जाए, और बुनियादी मुद्दों पे देश के काम किया जाए, और अंबेडकर को समझने से, मुद्दा छेड़ने से पहले उन्हें पढ़ा जाए, समझा जाए कि अंबेडकर थे कौन।